जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे परिवार द लर्नर अलायंस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अर्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत मैं उस पेपर का संपूर्ण हल आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो संपूर्ण हल आपके सामने मैं लेकर के आ चुका हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 एमपी बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर का हल। तो जैसे मुझे लग रहा था कि पेपर सिंपल आएगा, लेकिन पेपर हल्का सा एनसीईआरटी पैटर्न से आया हुआ है। जो परंपरागत प्रश्न से उनसे हल्का सा हट करके एनालिसिस वाले या विश्लेषण वाले प्रश्नों को प्राथमिकता दी गई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं पेपर की ओर। इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्नर अलायंस आपके सामने है। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इस पेपर में कैसा स्कोर रहा है और आप आगे किन प्रश्नों या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए हम पेपर हल करना शुरू करते हैं। तो पेपर का सबसे पहले शुरू होती है हमारी ओटियाँ। ओटीज में सबसे पहले आते हैं सही विकल्प में। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? चुने हुए की बात होती है तो चुने हुए राष्ट्रपति जो है पहले उनको कहा गया बोरिस एल्सिन। बोरिस एल्त्सन सोवियत संघ या रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति हैं। यदि इसके स्थान पर पूछता कि सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो उसमें आता व्लादिमीर लेनिन। इसी के साथ सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। सही जवाब इस प्रश्न का आपका रहेगा आका बोरिस एल्सिन। दूसरा प्रश्न बा, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो हमने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रधानमंत्री थी इस समय हमारी इंदिरा गांधी और परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। इसी के साथ भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति, परमाणु महाशक्ति बन गया था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसके पहले हमने GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाया था, उसी का उत्तराधिकारी बना है हमारा विश्व व्यापार संगठन या WTO। अगला प्रश्न है, CWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो CWC रासायनिक हथियार प्रतिबंध संधि है, जैसे कि इसको बोल सकते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। यह संधि 1992 में की गई थी और इसमें 192 सदस्यों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में 193 सदस्य हो चुके हैं, परंतु सही जवाब हम 192 ही मानेंगे। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसके लिए आंध्र प्रदेश सही जवाब है। 1 अक्टूबर 1953 के दिन भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और यह भाषा जो थी वो थी तेलुगु। भारत का पहला तेलुगु भाषी प्रांत है। इसी के आधार पर, भाषा के आधार पर प्रांत बनने की शुरुआत हो गई और पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता ने लंबी हड़ताल या लंबे दिन के अनशन के बाद मृत्यु प्राप्त की, जिससे एक तेज आंदोलन हो गया और अंत में एक नया राज्य बनाना पड़ा। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले तेलंगाना के अंतर्गत थी, तो वो आती थी हैदराबाद। वर्तमान में केवल अमरावती है, ये ध्यान दीजिएगा। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था DK बरुआ। देवकांत बरुआ एक कांग्रेसी नेता थे, इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, तो उन्होंने इस नारे को लोकप्रिय बनाया, DK बरुआ ने। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की कितनी बालियां हैं? तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में जितने देश है उतनी ही बालियां हैं, 10। मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर
दक्षेस सम्मेलन में हुए? तो दक्षेस को बोलते हैं सार्क। तो सार्क का एक सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था 2004 में। 12वां शिखर सम्मेलन था, इसी में हमने हस्ताक्षर किए हैं। तो जिसने इस्लामाबाद लिखा है वो भी सही है, 2004 है तो वो भी सही है, और 12वीं है तो वो भी सही है। फाइनल आंसर तीनों माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, सन 2001 के सितंबर में आतंकवादियों ने कहाँ हमला किया? तो मैंने कई बार बताया है, इसको बोलते हैं 9/11, जो कि अमेरिका में पहले महीना लिखा जाता है डेट में और फिर आती है उसकी डेट। तो 9/11 मतलब सितंबर, 11 सितंबर 2001 अमेरिका के WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हेड ऑफिस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। इसी को कहते हैं हम 9/11, 9/11 इसका शॉर्ट नेम है। अगला प्रश्न है, सन 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना। तो भारत का सबसे नया राज्य मान लो, चाहे भारत का सबसे अंतिम राज्य, वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ खाली स्थान चुनाव कराए गए। तो लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल की डेट पूछी गई है, तो ये 25 जून 1975 था। अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में सबसे पहला है, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। बिल्कुल सही है। जैसे ही 1989 में बर्लिन की दीवार गिरती है और शीत युद्ध की समाप्ति शुरू होने लगती है। शीत युद्ध की शुरुआत मतलब समाप्ति पूर्ण रूप से बर्लिन की दीवार गिरने के साथ हो चुकी थी। अगला है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सही है। सन 2000 में भारत और श्रीलंका के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, इसलिए ये भी सही है। अगला है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना है। ये आपका गलत है, क्योंकि ये बना था 1953 में, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1955 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, ना कि आयोग, इसलिए दा हमारा गलत माना जाएगा। फिर आता है ई, कांग्रेस का जन्म 1985 में हुआ। यह भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस का जन्म 1985 में ना होकर 1885 में हुआ है। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ। बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां हमारी 7 नंबर की आती हैं। सबसे पहली है, भारत की पराजय। तो भारत केवल एक युद्ध हारा है वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद, 1962 का चीन के साथ जो युद्ध हुआ। यह पूर्ण रूप से हो भी नहीं पाया था, केवल चीन ने हमला किया और हमारी सेना पहुंचने के पहले ही उसने युद्ध एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। तो इसका बी सही होगा, 1962 का युद्ध। दूसरा है, 1947 से 1971 तक। इसका है डी सही, बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग रहा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में 1971 के युद्ध से अलग ही हो गया है। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, तीसरा, जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि को बोलते हैं BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। एक कब हुई है? तो 1972। ये सही है इसका। अगली है IV, हैदराबाद का भारत में विलय। तो स्वतंत्रता के बाद केवल कुछ रियासतें रह गई थी, जिनमें हैदराबाद भी शामिल था। वह 1948 में भारत का हिस्सा बना है, तो इसका सही है ई। भी, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ये मोस्ट क्वेश्चन पहले भी बताया था आपको। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? ये सभी को पता है, 3 जुलाई 1972 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
भुट्टो के बीच हुआ था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप। अगला है इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का नारा कब दिया गया? तो 1980 के चुनावों में यह नारा दिया गया, जब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की सरकार बिना बहुमत के होने के कारण गिर गई और मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो कांग्रेस के द्वारा नारा दिया गया इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, और इंदिरा गांधी इस चुनाव में जीत गई। इसका सही है एफ, 1980 के चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आ है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के वे देश जो साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं, उन सभी को मिलाकर कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश। 3 प्रकार की दुनिया में पूरी दुनिया को हमने बांटा हुआ है। पहली दुनिया में आते हैं अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के वे देश जो पूंजीवादी हैं, अर्थात पूंजीवादी देशों को हम कह सकते हैं अमेरिका, वो पहली दुनिया के देश। दूसरी दुनिया में आते हैं सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के वे देश जो साम्यवादी देश हैं। और तीसरी दुनिया में आते हैं अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के वे देश जो ना तो पूंजीवादी हैं और ना ही साम्यवादी हैं। ये देश दोनों देशों के साथ या दोनों विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, और ये NAM नॉन अलाइनमेंट अर्थात गुट निरपेक्षता की वकालत करते हैं। तो गुट निरपेक्षता को मानने वाले देशों को हम कहेंगे तीसरी दुनिया के देश। दुनिया को 3 प्रकार की विचारधाराओं में बांटा गया है। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय श्रीलंका का क्या नाम था? तो उस समय श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था, सीलोन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपसे कहा था, चाहे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाएं, परंतु इस डेट को हमेशा याद रखना, 24 अक्टूबर 1945। ये कई बार पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, मानवता की रक्षा या विश्व की रक्षा किसे कहा जाता है? तो हमने सुरक्षा वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अपारंपरिक सुरक्षा, या जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक सुरक्षा, को ही मानवता की रक्षा या विश्व की रक्षा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो खतरे होते हैं वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक और गैर पारंपरिक भी होते हैं। अगला है, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी क्या है या किसे जाना जाता है? स्वतंत्र भारत में नेहरू के पहले भाषण को ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहा जाता है। पहले मोस्ट क्वेश्चन है। किताब की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है। 1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म का नाम बताइए। गा। तो चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म का नाम है हकीकत। हकीकत नाम से मूवी है, और आपकी किताब में भारत के विदेश संबंध वाले चैप्टर में राइट हैंड पे बनी हुई है हकीकत। इसमें एक हीरो होता है, एक स्थानीय चरवाही कम्मों की मदद से वह अपने आसपास के क्षेत्र में सैनिकों की मदद पहुंचाता है और चीनी सैनिकों को के साथ युद्ध करता है। स्वतंत्र भारत के सामने पहली और तात्कालिक चुनौती कौन सी थी? तो देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियां थी। उसमें सबसे पहली चुनौती, जो प्रमुख चुनौती थी, देश की एकता और अखंडता की चुनौती, कि देश को टूटने से बचाना है, और जो विभाजन हो गया है उसके बाद देश दोबारा न टूट पाए, लोगों के अंदर आंतरिक रूप से एकता की भावना बन जाए। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी का एक परिणाम तो यह हुआ कि यूरोप, मध्य पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई या एकदम से गिर गई। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर पड़ गई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि यह दुनिया की सबसे बेकार पॉलिसी कहलाई। जैसे हम कह सकते हैं कि इसे हमने गराज सेल कहा है, गराज सेल, क्योंकि इसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर एक तीव्र गति से जाने का फैसला लिया गया, जो कि
भविष्य के लिए ठीक नहीं हुआ और पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा गई है। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली से क्या आशा है? तो ये मुख्य क्वेश्चन था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सोवियत संघ के अंदर स्थापित केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, जो साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए स्थापित की गई थी, उसके द्वारा जो विशेष प्रकार की केंद्रीकृत शासन प्रणाली चलाई गई, उसे ही हमने कहा है सोवियत प्रणाली। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्षेत्रीय संगठनों को, कोई भी क्षेत्रीय संगठन हो चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है अपने क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य होता है आपसी विवादों को शांतिपूर्ण रूप से वार्ता के माध्यम से समाप्त करना। तीसरा होता है व्यापार एवं सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान करना। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो चाहे क्षेत्रीय संगठन, इन सभी के यह कॉमन रूप से आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान शैली या आसियान वे क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 आसियान देशों के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान एवं आपसी विवादों को निपटाने के लिए जिस विशेष प्रकार की तरीका या शैली का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम आसियान शैली कहते हैं। इससे आसियान देशों को विकास करने में बहुत मदद मिली है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के मुद्दे, तो यदि हम बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग की बात करें तो दोनों ही बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, अतः यहाँ पर जल संबंधी समस्याएं होती हैं, बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर दोनों के बीच में सहयोग है। भारत के अंदर सुनामी चेतावनी केंद्र बनाया गया है, जिससे वह पूरे सार्क देशों को सहायता पहुंचाता है। इसी के साथ भारत का गगन जीपीएस सिस्टम पूरे सार्क देशों को, जिसमें विशेष रूप से बांग्लादेश शामिल है, को नेविगेशन की सुविधा प्रदान करता है। पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर भी दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग है। दोनों देशों के बीच में नदी, गंगा नदी के जल मार्गों को लेकर भी सहयोग के मुद्दे सामने आते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो या पूरब की ओर काम करो, पॉलिसी का हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? इसी को हम कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, अर्थात साफ्टा की बात चल रही है। दक्षिण एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना एवं एक दूसरे के देश में लगने वाली विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी को समाप्त करके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है 9वां, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं या कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान करना केवल एक ही देश या एक ही क्षेत्र के लोगों के बस में नहीं होता है। उनके समाधान के लिए संपूर्ण मानव जगत को एक होना पड़ेगा, अर्थात लोगों को राष्ट्र की सीमाओं के आर पार जा कर के एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पर्यावरणीय समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, इसी के साथ आतंकवाद, आतंकवाद के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और एक दूसरे के साथ व्यापार करके पूरे विश्व का कल्याण करना आदि समस्याओं के समाधान के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 कार्य बताइए। WHO हु के 2 काम बताना है तो इसके हु हु UN की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान एवं विश्लेषण करती है। हु के प्रमुख कार्यों में संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकना और उनके लिए एडवाइजरी एवं इलाज उपलब्ध करवाना है। इसी के साथ दूसरा कार्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य बीमारियों के समाधान के लिए टीकाकरण एवं वैक्सीनेशन को विकसित करके सभी तक टीकाकरण की पहुंच को सुनिश्चित करना भी है। यह वैश्विक क्षेत्रों में दवाओं का वितरण करने का काम भी करती है। यह पूरी दुनिया में स्वास्थ्य इमरजेंसी लगाने का कार्य भी करती है। अगला प्रश्न है 10वां, भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत विभाजन के अनेक कारण थे। इसमें सबसे पहला कारण था देश के अंदर अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। इसके आधार पर भारत का विभाजन किया गया है। दूसरा कारण था मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं या मुस्लिमों का कट्टर हो जाना, मोहम्मद अली जिन्ना का अक्खड़ या कठोर रुख अपनाना, अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण भारत का विभाजन करना अनिवार्य हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के कोई 2 परिणाम लिखिए। भारत विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम तो यह हुआ कि भारत 2 हिस्सों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर भी 2 पाकिस्तान बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दूसरा है विभाजन के परिणामों में दूसरा परिणाम हुआ, परिणाम स्वरूप लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों को एक देश छोड़कर के दूसरे देश में आना जाना पड़ा, जिससे शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई और पूरे देश में धार्मिक दंगे उत्पन्न हो गए थे। ये इसका प्रमुख परिणाम था। प्रश्न क्रमांक 11वां, मतदान के बदलते तरीके क्या थे। देखिए, तो मतदान के बदलते तरीकों में हम कह सकते हैं कि जो 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था तब से लेकर आज तक मतदान में क्या बदलाव आया है। तो मतदान में सबसे बड़ा बदलाव आया है, कागज की पर्ची के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे कि EVM एवं VVPAT का प्रयोग होने लगा है। दूसरा, वोटर ID कार्ड VIC का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा पूरी मतदान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे आप घर बैठे मतदान से संबंधित प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, चुनाव में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एवं जागरूकता में वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार मतदान के अनेक तरीके बदल गए हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को उदाहरण देकर समझाइए। तो कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रवृत्ति की बात आती है तो कांग्रेस के प्रभुत्व के अनेक कारण थे। वो कांग्रेस का प्रभुत्व केवल इसलिए नहीं था कि कांग्रेस ने देश में एक तरफा राज किया है, बल्कि कांग्रेस के प्रभुत्व के भारत के अंदर अनेक कारण थे। उन्हीं को हमें इसमें लिखना है। जैसे कि कांग्रेस को आज़ादी की विरासत मिली हुई थी। सबको लगता था कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराया है, अतः देश में केवल एक ही पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस। दूसरा, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था। कांग्रेस के अंदर केवल एक ही नेता की नहीं चलती थी। इसमें उदारवादी, गरमवादी, नरमवादी, यथार्थवादी, कम्युनिस्ट, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, अभिनेता एवं व्यापारी वर्ग सभी को स्थान प्राप्त था और सभी की बातों को सुना जाता था, अतः कांग्रेस के प्रभुत्व था। इसी के साथ कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था और वह जमीनी स्तर पर पहुंच चुका था।
हर राज्य में, यहाँ तक कि हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरा, देश के अंदर कोई भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को चुनौती दे पाए। कांग्रेस के अंदर कस्माई नेताओं का प्रभुत्व था, जैसे कि नेहरू, पटेल। इसके अलावा अनेक कारण थे जो कांग्रेस की प्रकृति को बनाकर रखे हुए थे। अब 12वां है, योजना आयोग के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो योजना आयोग के दो उद्देश्य हैं। सबसे पहले, देश के विकास के लिए योजना। सबसे पहली बात तो आती है कि योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है, जो इसकी स्थापना प्रधानमंत्री के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा हुई है। यह भारत इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसी के द्वारा देश में योजना बनाने का काम किया जाता था। इसके उद्देश्य, तो योजना आयोग का पहला उद्देश्य था भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी करना, जिससे देश के अंदर सीमित संसाधनों द्वारा समुचित प्रकार से विकास किया जा सके। दूसरा उद्देश्य था देश का त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, जिससे देश के अंदर खाद्यान्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। नंबर इसी का दूसरा है, पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देती थी। पहली पंचवर्षीय योजना का सबसे ज्यादा जोर कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्रों पर था। कृषि एवं प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि कृषि और कृषि से संबंधित उत्पाद या बांध। इस योजना के द्वारा, यह योजना 1951 में लागू हुई और 1956 तक चली। इस योजना के योजनाकार के.एन. राव थे। और इस योजना में प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र पर ही जोर दिया गया था। अगला प्रश्न 13वां, गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत ही गुट निरपेक्षता की नीति है, जिसका अर्थ है विश्व के प्रमुख शक्ति गुटों जैसे कि यूएसए एवं यूएसएसआर, अमेरिका एवं सोवियत संघ से दूरी बनाए रखते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। इसमें देश अपने राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर के। तो गुट निरपेक्षता की नीति विश्व के दोनों गुटों से दूर रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता के जनक जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर एवं यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो हैं। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था, तत्कालीन यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में नेहरू की क्या भूमिका थी। तो जैसा हम जानते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसी के साथ विदेश मंत्री का प्रभार भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। तो भारत की जो आज तक विदेश नीति चल रही है वो मुख्यतः नेहरू से प्रभावित थी, क्योंकि नेहरू लगातार 16 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने विदेश नीति के लिए जो भी सिद्धांत तैयार किए वो भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बन गए और प्रधानमंत्री नेहरू को ही भारत की विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नेहरू स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षकार थे। इसी के साथ वे ना तो अमेरिका की ओर झुकाव चाहते थे और ना ही रूस की ओर। वे स्वयं समाजवादी थे, परंतु उन्हें अमेरिका अमेरिका की टेक्नोलॉजी अच्छी लगती थी, अमेरिका का लोकतंत्र पसंद था। वे स्वयं समाजवादी थे, परंतु उन्हें रूस का समाजवाद पसंद नहीं था, जो क्रांति के माध्यम से आया था। वो लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते थे। अतः भारत की जो भी विदेश नीति रही उसके निर्माण में नेहरू की विशेष भूमिका रही और नेहरू को भारत की विदेश नीति का जनक भी कहा जाएगा। अगला प्रश्न 14वां आपके सामने है, इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या है। तो जब मैंने बताया था
इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो सिंडिकेट, जो कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एक संगठन था, जिनका कांग्रेस के संगठन पर विशेष रूप से नियंत्रण था, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी अर्थात गूंगी गुड़िया को यदि हम प्रधानमंत्री बना देते हैं तो वे हमारे निर्देशों के हिसाब से काम करेंगी। परंतु इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सिंडिकेट के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर दिया और एक एक करके सिंडिकेट के नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिससे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में विवाद उत्पन्न हो गए और कांग्रेस में विवाद की स्थिति बनी, जो अंततः 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के रूप में दिखाई दी और कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई। कांग्रेस आर, जिसे हम कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहते हैं, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, और कांग्रेस ओ, जिसे हम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पुरानी कांग्रेस। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेस। तो भारत के प्रमुख समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। लोहिया ने कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और गरीबों के हितों की अनदेखी करके उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभी को एक हो जाना चाहिए और मिल करके एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए, जिससे गरीबों के हित में लोकतंत्र को वापस ले आया जा सके। इसी विचार को हम गैर कांग्रेसवाद कहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर के कांग्रेस को हटाना ही गैर कांग्रेसवाद है। आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना जरूरी था? क्वेश्चन नंबर 15। तो भारत सरकार ने आपातकाल लागू करने के अनेक कारण बताए। जैसे भारत सरकार का कहना था कि देश में निर्वाचित सरकारों को कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, देश में जगह जगह धरने, हड़ताल और आंदोलनों का आयोजन हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को पुलिस एवं सैन्य बलों के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, देश में सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देख करके आपातकाल लगाना जरूरी था, परंतु मुझे नहीं लगता है कि आपातकाल लगाना इतना जरूरी था, क्योंकि देश में पहले से ही एक आपातकाल लगा हुआ था। अतः शाह आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया उसे लगाया जाना बिल्कुल जरूरी नहीं था, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय ही था। बिहार के छात्र आंदोलन के दो कारण लिखिए। तो बिहार में बिहार की सरकार के खिलाफ बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार और खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी, महामारी एवं देश में बिगड़ती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के छात्रों ने जेपी के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन किया, जिससे बिहार में सरकार को हटाया जा सके। 16वां, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों को लिखिए। तो ये रहा आपका 16वां। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं और उनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय। तो आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है, यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव होने से पहले शांतिपूर्ण रूप से वार्ता के माध्यम से निपटाने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आसियान देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखना है। दूसरा स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार एवं व्यापार को विकसित करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास करना है। यह आसियान देशों के बीच आर्थिक विवादों का निपटारा करने का काम करता है। तीसरा है स्तंभ आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। यह आसियान देशों का एक सामाजिक कल्याण, शैक्षणिक विकास,
जनसंख्या नियंत्रण एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं के आदान प्रदान का रास्ता तैयार करता है। इस प्रकार आसियान के तीनों समुदाय समाप्त हो गए। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व ने कौन से मुख्य नीति संबंधी निर्णय लिए? तो चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में अनेक नीतिगत निर्णय लिए। जैसे चीन ने 1972 में अमेरिका से राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध बनाए और अमेरिका से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। 1973 में चाउ एन लाई ने कृषि, सेवा, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के प्रस्ताव रखे। 1978 में चीन के प्रमुख नेता डेंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, जिससे चीन के अंदर बाहरी कंपनियों का आना प्रारंभ हो गया। चीन ने शॉक थेरेपी के स्थान पर चरणबद्ध रूप से कृषि एवं उद्योगों का निजीकरण भी किया, जिससे उचित उत्पादकता एवं विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को प्राप्त किया जा सके। चीन ने अपने यहाँ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी विकास किया है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। 7वां क्वेश्चन, खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हैं? तो खतरे के जो नए स्रोत हैं वो परंपरागत स्रोतों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आतंकवाद। आतंकवाद, तो मैंने आपको बताया था कि आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि है या जो अपने निजी स्वार्थों या तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेती है। आतंक का अर्थ होता है अचानक से अत्यधिक भय या डर उत्पन्न करना। दूसरी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग। अगली समस्या है आपकी महामारी, जैसे कि कोरोना, एड्स एवं एबोला वायरस, अनेक प्रकार के वायरस। साइबर क्राइम, ऐसे ही वैश्विक निर्धनता, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही, जलवायु परिवर्तन आदि। अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है किसी भी देश को इतना अधिक सबल न बनने दिया जाए कि वह दूसरों के लिए खतरा बन जाए। इसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाए। यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें शक्तियाँ एवं नीतियाँ उन्हीं देशों के हाथों में रखी जाती हैं जिनके बीच में विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। इसे कैसे कायम रखा जा सकता है? तो इसे विभिन्न प्रकार से कायम रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वास बहाली करके। यदि विश्वास बहाली नहीं है तो बराबर क्षमता के हथियार विकसित करके, अनेक प्रकार से। अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए, योजना आयोग, नीति आयोग एवं आत्मनिर्भरता। तो योजना आयोग भारत का, अभी मैंने आपको बता दिया है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऐसे ही नीति आयोग भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और यह देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, अर्थात विचार करने वाला एक संगठन। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक और साथ में कई अनेक केंद्रीय मंत्रियों को स्थान दिया जाता है। यह देश की सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था है जो सरकार को एक थिंक टैंक के रूप में नीति निर्माण करने का काम करती है। अगला टॉपिक है आपका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस। तो अपनी दैनिक रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न होकर अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों को विकसित करने पर भरोसा करना ही आत्मनिर्भरता कहलाती है।
अर्थात जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया हुआ है, जिससे भारत के अंदर जो भी उपभोक्ता वस्तुएं या सामान की आवश्यकता होती है, उसका निर्माण भारत में ही किया जाए। इसी को हम कह सकते हैं कि स्वदेशी जागरण अभियान, अर्थात देश के अपनी अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें जो भी आवश्यकताएं हैं उनका निर्माण हमें स्वयं करना पड़ेगा और अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से करना पड़ेगा। इसी बात को हमने आत्मनिर्भर कहा हुआ है। जैसे कि आज के समय में स्वयं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्वयं के गूगल, स्वयं का माइक्रोसॉफ्ट, स्वयं का पत्रकारिता एवं स्वयं के डिफेंस सेक्टर के हथियार बनाने चाहिए, जिससे भारत एक दिन अवश्य ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। जैसे कि हम खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, इसी प्रकार से हमें अन्य चीज़ों में भी आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। विकेंद्रित नियोजन क्या है? वॉट इज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग? तो विकेंद्रित नियोजन से आशय एक ऐसी नियोजन प्रक्रिया से है जिसमें शक्तियों को किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न करके सभी को थोड़ी थोड़ी सी शक्तियों का वितरण कर दिया जाए, जिससे वे अपनी आवश्यकता अनुसार अपने प्लान या नीति बना सकें और उनको लागू करके विकास कर सकें। तो जैसे कि भारत के अंदर केरल राज्य में विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया है, जिसे विशेष रूप से विकास का केरल मॉडल कहते हैं। केरल राज्य में विकास एवं नियोजन के लिए वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार एवं खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जिसे नव लोकतांत्रिक पहल कहा जाता है। इसके द्वारा केरल के क्षेत्रों में अनेक प्रकार की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर ही किया जा रहा है। उनको केवल फंड दे दिया जाता है और वहाँ की संस्थाएं अपने धन या फंड का उपयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और केरल आज भारत के विकसित राज्यों में शामिल हो चुका है। इसका अथवा है 19वां प्रश्न, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो मैंने पहले कहा था 1960 का दशक भारत के लिए खतरनाक दशक था, क्योंकि इसी दशक में हमने भारत के दो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया था 2 वर्ष के अंदर। इसी समय भारत में दो युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इसी के समय भारत में लगातार अकाल पड़े, क्षेत्रीय स्तर पर सांप्रदायिक दंगे एवं अनेक समस्याओं का सामना हुआ। इसी समय भारत में विशाल खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। अतः इन सभी समस्याओं को सामूहिक रूप से हम खतरनाक दशक कह सकते हैं। अथवा गठबंधन सरकार के बारे में लिखना है। तो जब किसी एक सरकार या किसी एक विशेष पार्टी को लोकसभा में या चुनाव के दौरान पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो अनेक दल मिलकर के अपनी अपनी विचारधाराओं को छोड़कर केवल निजी स्वार्थों को देखते हुए मिल एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कह सकते हैं। गठबंधन सरकार में सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाती है और उसे जनता के दबाव में काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दल बदल। तो जब कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतता है और चुनाव जीतने के पश्चात दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए या उसका समर्थन करने लगे, तो इस बात को हम दल बदल कहते हैं। दल बदल की चर्चा संविधान की 10वीं अनुसूची में की गई है। आया राम गया राम प्रकरण क्या था? तो आया राम गया राम राजनीति में एक महत्वपूर्ण जुमला माना जाता है जो दल बदल से संबंधित है। हरियाणा के चुनाव में हरियाणा में एक विधायक गया लाल ने 24 घंटे के अंदर लगातार 3 बार अपनी पार्टी बदली और चौथी बार जब पार्टी बदलने के लिए तैयार हुए तो सरकार ने उनके पार्टी बदलने पर रोक लगा दी। इसी प्रकरण को वो
आयाराम गयाराम प्रकरण कहा गया है। इसमें पहले वे कांग्रेस पार्टी में गए, फिर संयुक्त मोर्चा की पार्टी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस पार्टी में, फिर संयुक्त मोर्चा और फिर कांग्रेस पार्टी में। तो तब से इस प्रकरण को ही हम आयाराम गयाराम प्रकरण कहते हैं। 20वां प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विघटन की परिणतियां बताइए। तो इसमें हमें बताना है कि सोवियत संघ के टूटने के क्या प्रमुख कारण थे और सोवियत संघ की विघटन के कारण बताओ। सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण थे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोवियत संघ क्या है। विघटन के प्रमुख कारणों में लिखेंगे हम मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, गिलोस्नास्त और पेरेस्ट्रोइका, ये भी, जिससे जनता को बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिली, तो वे आंदोलन करने लगे। दूसरा, केवल रूस को बढ़ावा देना और बाकी 14 राज्यों को इग्नोर करना। अगला आप लिख सकते हैं कि जनता के अंदर पश्चिमी दुनिया को देखते हुए आंतरिक उपद्रव उत्पन्न होना, कि पश्चिम का विकास हो गया है, पूरब या यूरोप का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा नौकरशाही का अत्यधिक प्रयोग या नौकरशाही का गलत व्यवहार। नौकरशाही रूस के अंदर पूर्ण रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन करती थी और केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का बढ़ता प्रभाव, अनेक प्रकार की समस्याओं को देखते हुए अंततः सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। इसमें हमें पूरी कहानी लिखनी है, तब कैसे हुआ है तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं? तो इसका जवाब हो सकता है महागठबंधन महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन इसलिए रखती हैं कि महागठबंधन अनेक देशों के साथ में अपने आप को महाशक्ति या दुनिया का नेता घोषित करना चाहते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने अधिक देश महाशक्ति का समर्थन करेंगे उसकी शक्ति उतनी अधिक प्रदर्शित होगी। इसी के साथ महाशक्तियों को अपने हथियार निर्माण और व्यापार के लिए कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है वह उन्हें अपने छोटे देशों से प्राप्त हो जाता है। महाशक्तियों को विकास के लिए मजदूरों एवं कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति, जन धन की पूर्ति उसके छोटे गठबंधन या छोटे देशों से प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशक्तियों को अपने बने हुए माल के बेचने के लिए जो बाजार चाहिए होता है वह भी उन्हें छोटे देशों से ही प्राप्त होता है। इसलिए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती हैं, जिससे वे पूरी दुनिया में अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकें और चीज़ों का दिखावा कर सकें। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद 1991 से संयुक्त राष्ट्र संघ में आए बदलावों को 4 बिंदुओं में लिखिए। तो शीत युद्ध 1991 में खत्म होता है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बदलाव आए उनके बारे में लिखना है। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में निरंतर यूएसए या अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने के साथ ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस आर्थिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं हो सका जितना कि सोवियत संघ था। दूसरी चीज़ आई है कि दुनिया अब केवल एक ध्रुवीय बन करके रह गई है। पूरी दुनिया में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद 2 ध्रुवों की जगह केवल एक पूंजीवादी गुट की प्रधानता बढ़ गई है। तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एवं रूस के बीच में अनेक प्रकार के शांति समझौते हो चुके हैं और दोनों देश पूंजीवाद की ओर अग्रसर होती नजर आ रहे हैं। इसके बाद शीत युद्ध के बाद पूरी दुनिया में युद्ध के स्थान पर शांति कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है और विवाद के मुख्य मुद्दे युद्ध न होकर के केवल व्यापारिक समझौते या आर्थिक मामले होते जा रहे हैं। इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में अनेक क्षेत्रीय गुटों का उभार होता जा रहा है, जिससे कोई भी देश वैश्वीकरण से अछूता नहीं रह पाया है और सभी देश एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करते जा रहे हैं। सोवियत संघ में अनेक सुधार भी हुए हैं, जैसे सोवियत संघ में की महासभा में लोगों को
या अन्य देशों को स्थान दिया जा रहा है। सोवियत संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी देशों को वहां पर सुना जाने लगा है। भारत और चीन जैसे देशों को अधिक स्थान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ आगे बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक मतलब क्या आता है, आज के समय के हिसाब से बनाना है। इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में दो प्रकार के सुधारों की बात चल रही है, प्रक्रियागत सुधार और उसके संगठन में सुधार। संगठन में सुधार की यदि बात करें तो प्रमुख सुधार आता है सुरक्षा परिषद का सुधार। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों को बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत की स्थायी सदस्यता प्रदान करना अति आवश्यक हो गया है। इसी के साथ सभी महाद्वीपों को या सभी महाद्वीप के लोगों को सोवियत संघ में अपना प्रतिनिधित्व करने का स्थान प्रदान किया जा रहा है, जैसे कि लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को एवं साउथ एशिया को। इसी के साथ सोवियत संघ के बजट में भी सभी देशों के योगदान को बढ़ाया जा रहा है। सोवियत संघ के फैसलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ में सोवियत संघ में वीटो शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रित करने की व्यवस्था की जा रही है। अन्यथा वीटो को भी लोकतांत्रिक या बहुमत पर आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ सोवियत संघ द्वारा पूरी दुनिया को समस्याओं को समाधान शांतिपूर्ण रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलना था, बाकी सब सही है आपका। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में प्रासंगिक तो है, परंतु इसमें बहुत जल्द बड़े सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 22वां, भारत की परमाणु नीति। तो भारत की परमाणु नीति का नाम है नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं। इसी के साथ भारत की पहली परमाणु नीति 1974 के परमाणु बम परीक्षण के बाद आई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण करने के बाद इसे व्यवस्थित रूप से घोषित किया। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व राजनीति के बदलते समीकरण समझाइए। तो वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में वर्तमान में गुटनिरपेक्षता को लेकर के हमें लिखना है। गुटनिरपेक्षता की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका झुकाव किसी विशेष समूह या किसी विशेष राष्ट्र की ओर ना हो। अतः वर्तमान में गुटनिरपेक्षता को बनाए रख पाना बहुत कठिन है। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी जिसने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने का फैसला किया, क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी ने रूस सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि की थी। इसी के साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का झुकाव स्वतः अमेरिका की ओर हो चुका है। रूस भारत का लगातार एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में रूस का महत्व कम होता जा रहा है और भारत अमेरिका की ओर झुकाव लेता जा रहा है। इसी के साथ भारत पश्चिमी देशों की ओर अधिक झुकाव लेता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी देश भारत को आज भी उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि महत्व भारत को प्राप्त होना चाहिए। भारत दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश है। यदि भारत को समझ में या शक्ति के साथ प्राप्त कर लिया जाए तो अन्य देशों या दक्षिण एशिया में स्वतः स्थिति मजबूत होती जाएगी। इसी के साथ वर्तमान वैश्विक राजनीति में अनेक बदलाव आ रहे हैं। विश्व व्यवस्था बहुध्रुवी बनती जा रही है। अनेक क्षेत्रीय गुटों का उभार होता जा रहा है और अमेरिका महाशक्ति बना हुआ है, परंतु उसकी शक्ति पूर्ण रूप से महाशक्ति जैसी नहीं है। वह भी अनेक समस्याओं से स्वतः ग्रसित है। विश्व में राजनीति के समीकरण बदलते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? तो पहले हो चुका है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। तो दोनों गुटों से दूर रहने की नीति है, किसी भी एक गुट के पास जाने की नीति नहीं है,
यह असंलग्नता की नीति भी नहीं है और यह दोनों देशों से लाभ प्राप्त करने की नीति है। फिर मैंने एक प्रश्न बताया था कि इससे भारत को क्या लाभ हुआ, तो वही लिख सकते हैं, इससे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्षों पर आपातकाल का क्या असर रहा? नागरिकों के अधिकार, दशा और नागरिक पर, तो इसमें आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और उन पर रोक लगा दी गई और उनको निलंबित करके लोगों को न्यायालय जाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। दूसरा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका की शक्तियों को लगातार बढ़ाया गया और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जनसंचार माध्यमों पर, तो जनसंचार के माध्यमों पर विशेष रूप से सेंसर लगा दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप की प्रक्रिया अपनाई गई और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। पुलिस और नौकरशाही के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। लोगों की जबरन नज़रबंदी एवं नसबंदियाँ की गईं, जिससे पूरी दुनिया में भारत के नाम से एक गलत संदेश फैला और लोग आपातकाल के शोषण को आज तक नहीं भूल पाए। अथवा 1975 में आपातकाल की घोषणा क्यों की गई, इसके कारण बताइए। तो मैंने पहले भी बता दी है, बहुत सारे कारण थे। आपातकाल की घोषणा सरकार विरोधी आंदोलन को हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से अनुच्छेद 352 के अधीन आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। इसके प्रमुख कारण बहुत सारे थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि भारत सरकार का कहना था कि देश में निर्वाचित सरकारों को संविधान के अनुसार कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। देश में जगह जगह पर धरनों, हड़तालों, आंदोलनों आदि का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कानून के शासन को खतरा उत्पन्न हो गया था। सरकारी कर्मचारियों, पुलिस एवं सेना को सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। देश में सांप्रदायिक उन्माद, दंगे एवं हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया था। देश में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिसमें विदेशी शक्तियां भी शामिल थीं। अतः इन कारणों के समाधान करने के लिए देश में इमरजेंसी लगाना अनिवार्य हो गया था। ये सरकार के कारण थे, परंतु शाह आयोग द्वारा इन कारणों को नकार दिया गया और इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से आपातकाल लगाने का नेता माना गया। इसी के साथ आपके पेपर समाप्त होता है। इसी के साथ आपका जो पेपर आया था वो NCERT के पैटर्न पर आधारित था, जिसमें पुराने परंपरागत प्रश्नों के स्थान पर नए प्रकार के प्रश्न, एनालिसिस या विश्लेषण पर आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दी गई है। अब आप सभी पेपर के उत्तर को एक बार लिख करके याद कर लें। इस पेपर को ध्यानपूर्वक लिखें और एक बार अवश्य सॉल्व कर लें। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जो प्रश्न समझ में ना आया हो उसकी स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा और आप अपने अंकों का अध्ययन कर लें और ध्यान से देखें कि कितने अंक आपके आ रहे हैं। यदि नहीं तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। आप ध्यान से पढ़ें और 2 महीने बाद आपकी मुख्य परीक्षा है, तो 2 महीने पर्याप्त होते हैं एक स्टूडेंट को तैयार होने के लिए। आप बार-बार लिख कर के अभ्यास करके इस परीक्षा में टॉप आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय राम जी की।